हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का ये थ्योरी क्लास 3 है और जितने भी स्टूडेंट्स बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट देखना, आपके लिए ये हेल्पफुल होगी। और तो हम लोग का टॉपिक कौन सा है ये जानना ज़रूरी है। तो टॉपिक है हमारा शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण क्या है, शिक्षण क्या है, अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको तो हम देखेंगे ही। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग एजुकेशन को भी देखते हैं कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा है क्या। इससे पहले वाली क्लास में डिटेल में देखे थे कि शिक्षा क्या है, क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें। तो चलो फिर शुरू करते हैं। और ये थ्योरी क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 थ्योरी क्लासेस हो चुकी हैं और एमसीक्यू क्वेश्चंस की भी क्लासेस अपलोड हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। ओके, सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ एजुकेशन। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 2 शब्दों से मानी जाती है और वो 2 शब्द कौन कौन से हैं। पहला तो शिक्ष धातु और दूसरा साक्ष धातु से मानी जाती है। शिक्ष का अर्थ शिक्ष होगा, यहाँ पर शिक्ष जो धातु है उसका अर्थ क्या होता है, तो सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना या फिर अध्ययन करना ही इसका अर्थ होता है। दूसरा क्या है, साक्ष है, तो इसका अर्थ क्या होता है, डिसिप्लिन में रहना, कंट्रोल में रहना और निर्देश देना इसका अर्थ है। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमारा टॉपिक आज का शुरू होता है कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है। शिक्षण मतलब क्या है, सीखना है, अभी हम लोगों ने देखा। और अगर आपको हिंदी में समझ में ना आए ना, तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम सेंटर में बैठेंगे तो इंग्लिश वाला एक बार ज़रूर से पढ़िएगा। ओके, इंग्लिश में क्या है देखो, टीचिंग मीन्स क्या होता है, टू टीच और टू इंस्ट्रक्ट, पढ़ाना और निर्देश देना शिक्षण का अर्थ होता है। अब यहाँ पर देखो, टीचिंग इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। टीचिंग क्या है, अंतः क्रिया है और विच टेक प्लेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। शिक्षा क्या है या फिर शिक्षण क्या है, तो ये अंतः क्रिया है या फिर संवादात्मक प्रक्रिया है जो किसके किसके बीच में होता है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में होता है। इसमें से टीचर नहीं रहेगा तो टीचिंग नहीं हो पाएगा, या फिर स्टूडेंट नहीं रहेगा तो यहाँ भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, टीचिंग मीन्स अ प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल गेन नॉलेज और लर्न समथिंग फ्रॉम मोर नॉलेजेबल पर्सन। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि शिक्षण का अर्थ क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या, एक जो व्यक्ति है वो अधिक जानकार, जो मोर नॉलेजेबल पर्सन होगा, उससे क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है या फिर कुछ ना कुछ सीखता है। मान लो ये टीचर है और स्टूडेंट है, ठीक है। तो टीचर जो क्या है, मोर नॉलेजेबल पर्सन होगा, तभी तो वो किसी को टीच करा पाएगा ना। तो ये इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं टीचिंग को। इसमें क्या होगा, एक पर्सन होगा जो कम जानता हो, दूसरा पर्सन होगा जो मोर नॉलेजेबल पर्सन होगा, उससे जो लेस नॉलेजेबल पर्सन है वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो वही टीचिंग है यहाँ पर। आगे देखो क्या है, तो टीचिंग इज़ ए आर्ट एंड प्रोसेस टू गिव नॉलेज टू स्टूडेंट विद इफेक्टिव वे। शिक्षण क्या है, शिक्षण विद्यार्थी को प्रभावी, इफेक्टिव वे, प्रभावी ढंग से ज्ञान देने की क्या है, एक कला है या फिर एक प्रोसेस है हम कह सकते हैं, ठीक है। टीचिंग क्या है, एक कला है जो हम स्टूडेंट्स को नॉलेज देते हैं, किस वे में, तो इफ़ेक्टिव, प्रभावी ढंग से, ताकि बच्चे उसको जल्दी से गेन कर पाए। नेक्स्ट है, इट इज़ प्रोसेस टू मेक लर्निंग इफ़ेक्टिव। यह एक प्रक्रिया है जो सीखने को क्या करता है, लर्निंग जो है, सीखने को ये प्रभावी यानी कि इफ़ेक्टिव बनाता है। कौन, तो ये टीचिंग ही बनाता है। नेक्स्ट है कि शिक्षण का संकुचित अर्थ हम लोग देखते हैं, नैरो मीनिंग ऑफ टीचिंग। देखो थोड़ा सा लंबा वीडियो ये बनेगा ही, क्योंकि एक्सप्लेन करते हुए हम लोग चल रहे हैं ना, तो पेशेंस बनाए रखना और कंप्लीट ज़रूर से देखना, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि हम क्लास नहीं कर पाए या फिर अदर, ठीक है। तो देखो, शिक्षण का संकुचित अर्थ का संबंध स्कूली शिक्षा से है। जब हम लोग एजुकेशन को पढ़ रहे थे, यानी कि शिक्षा को पढ़ रहे थे, तब मैं आपको बताई थी कि ये 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या, फॉर्मल,
दूसरा इनफॉर्मल बताई थी और तीसरा नॉन फॉर्मल। तो संकुचित अर्थ में ना फॉर्मल वाला को लेंगे, वहाँ पे मैं यही बताई थी कि जो औपचारिक शिक्षा है वो क्या कहते हैं उसको, संकुचित अर्थ भी ये इसी चीज़ को बताता है। तो यहाँ पर जितने भी फॉर्मल एजुकेशन में आता है या फिर फॉर्मल टीचिंग में, उसको आप यहाँ लिख देंगे। इसमें क्या होता है, स्कूली शिक्षा से है, ठीक है। इसके लिए एक जगह निर्धारित होगी, एक सिलेबस निर्धारित होगा, टाइम पीरियड निर्धारित होगा, यहाँ पर आपको रिजल्ट दिया जाएगा। तो यही इन्हीं सारी चीज़ों को आपको समझना है, अंडरस्टैंड करते हुए चलना है, जिसमें अध्यापक द्वारा एक बालक को निश्चित स्थान पर विशिष्ट वातावरण में निश्चित अध्यापकों द्वारा उसके व्यवहार में पाठ्यक्रम के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्या लिमिटेड होती हैं, ओके। जो संकुचित अर्थ है इसमें लिमिटेड होती है, और फॉर्मल एजुकेशन में भी हम लोगों ने देखा था कि सारी चीज़ें लिमिटेड ही होती है, जिसमें शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को कक्षा में कुछ ज्ञान या परामर्श दिया जाता है। जब परामर्श और निर्देशन टॉपिक अलग से आएगा तो बहुत अच्छा से हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, तो पढ़ना ज़रूरी है वो भी, ठीक है। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी को कक्षा में ज्ञान या फिर परामर्श दिया जाता है शिक्षकों के द्वारा। और शिक्षक कैसा होता है, टीचर, ये मोर नॉलेजेबल पर्सन होता है, इससे स्टूडेंट कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। आगे है शिक्षण का विस्तृत अर्थ, वाइडर मीनिंग ऑफ टीचिंग। इसमें जितने भी इनफॉर्मल एजुकेशन हम लोग पढ़े थे उन सारी चीज़ों को इसी के अंतर्गत में रखना है। शिक्षण के व्यापक अर्थ में वह सब शामिल लिया जाता है या फिर किया जाता है जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सीखता है। जन्म से लेकर के जो भी बच्चा मरने से पहले तक जो भी सारी चीज़ें सीखता है उसे ही हम शिक्षण के विस्तृत अर्थ में शामिल करते हैं। अर्थात शिक्षण का व्यापक अर्थ वह है, इसमें शिक्षार्थी जन्म से लेकर के मृत्यु तक अपनी समस्त शक्तियों का उत्तरोत्तर विकास करता है। शुरू से मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु से पहले तक जो भी सीखता है, समाज में रह कर के, स्कूल में रह कर के, आस पड़ोस में रह कर के, वो सारी चीज़ें क्या है, विस्तृत अर्थ में हम लोग लेते हैं। अब देखते हैं शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती है, और बहुत अधिक है, लेकिन आपको जो अच्छा लगे, जो याद कर पाएँ, उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि टीचिंग इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। यह एक क्या है, अंतः क्रिया है, अंतः प्रक्रिया है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है, बातचीत। इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है, बातचीत करना। तो ये टीचर और स्टूडेंट्स में क्या इंटरेक्टिव जब तक नहीं होगा, इंटरेक्शन जब तक नहीं होगा, टीचिंग कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है टीचिंग इज़ ए ट्राईपोलर प्रोसेस। ट्राईपोलर को भी मैं डिस्कस की थी। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, और तीसरा यहाँ पर करिकुलम होता है। सिलेबस नहीं, ध्यान रखना करिकुलम जो विद्यालय के अंतर्गत, यानी कि करिकुलम के अंतर्गत जो है विद्यालय में जितनी भी गतिविधियाँ, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, सिलेबस के साथ साथ वो सारी चीज़ें करिकुलम में हम लोग ऐड करते हैं। तो ये हो गया त्रिध्रुवीय यानी कि ट्राईपोलर। नेक्स्ट है टीचिंग इज़ ए इफेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन टीचर और स्टूडेंट्स। ये प्रभावी अंतःक्रिया किसके किसके बीच में होता है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है टीचिंग इज़ ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये क्या है, सतत प्रक्रिया है, ये चलता ही रहता है जीवन पर्यंत। नेक्स्ट है टीचिंग इज़ ए इंटेंशनल प्रोसेस। ये उद्देश्य प्रक्रिया है। नेक्स्ट है टीचिंग इज़ ए गोल ओरिएंटेड एंड डायरेक्शनल। अब इसका मतलब क्या होता है कि शिक्षण क्या है, दिशात्मक और लक्ष्य उन्मुख होता है। हम लोग पढ़ते हैं या फिर टीच कराते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव होता ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ये क्या है, विकास और सीखने की प्रक्रिया है। कौन, तो टीचिंग, शिक्षण। नेक्स्ट पॉइंट टीचिंग कॉजेज अ चेंज इन बिहेवियर। शिक्षण जो है ना व्यवहार में परिवर्तन लाता है, बहुत परिवर्तन लाता है। कौन, तो ये शिक्षण किसमें, व्यवहार में। टीचिंग इज़ ए ऑब्जर्वेबल एंड मॉडिफिएबल। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ सोशल एंड लिंग्विस्टिक प्रोसेस। यहाँ पर होगा
अब देखो शिक्षण जो है ना ये ऑब्जर्वेबल देखने योग्य है और मॉडिफिएबल यानी कि परिवर्तनीय होता है, वो रिजिड नहीं होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि हा मतलब क्या बोलेंगे, इसको बदला जा सकता है, सेम टाइप का नहीं रहेगा, ठीक है। और ये सोशल और क्या है, समाज और लिंग्विस्टिक को क्या कहते हैं, भाषाई प्रक्रिया है। टीचिंग कैसा है, सामाजिक होता है और ये भाषाई प्रक्रिया होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर शिक्षण के चर, वेरिएबल ऑफ टीचिंग। तो कितने वेरिएबल होते हैं शिक्षण जब होता है, शिक्षण प्रक्रिया जब होती है तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मान लो एक क्लासरूम है, यहाँ पर एक टीचर है और इधर स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें ऐसा कौन होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता है, वो कौन होता है, तो वन एंड ओनली टीचर, शिक्षक होते हैं। शिक्षक जब चाहे किसी को खड़ा करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी को भी बाहर निकाल सकता है, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर होता है। अब देखो यहाँ पर टीचर एक्ट्स एज प्लानर, टीचर कैसा एक्ट करता है यहाँ पर, प्लानर, वो प्लानिंग करता है। ऑर्गेनाइजर, लीडर एंड कंट्रोलर भी होता है, यानी कि शिक्षक एक योजनाकार, आयोजक, नेता और नियंत्रक के रूप में कार्य को करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज़ फ्री टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर प्रोवाइडिंग लर्निंग टू स्टूडेंट्स। वो कैसा होता है, कुछ भी एक्टिविटीज़ करने के लिए या फिर विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए फ्री होता है, उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, और गतिविधियाँ को करने के लिए वो स्वतंत्र होता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग लर्निंग टू स्टूडेंट्स, छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप इसी को समझ जाएंगे ना, अंडरस्टैंड कर जाएंगे यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, वो अपने आप ही समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो क्लासरूम है, क्लासरूम में टीचर है, स्टूडेंट्स हैं इस साइड में, तो वो कौन सा पर्सन है जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो कौन है, तो ये स्टूडेंट है जो कि अपने शिक्षक पर क्या होता है, आश्रित होता है, तो इसीलिए इसे आश्रित चर भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि स्टूडेंट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग प्रोसेस। ये कैसा है, आश्रित चर है, किसमें, शिक्षण प्रक्रिया में, स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन टीचर्स, वो अपने शिक्षक के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ही इज़ रिक्वायर्ड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टीचर। टीचर क्या है, प्लानर है, प्लानिंग करता है, और बच्चे क्या होते हैं, उस चीज़, वो कुछ भी प्लानिंग करता है तो उसे सीखता है ना, सीख सकता है, एक्वायर्ड कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। बस आपको बीएड एंट्रांस के लिए आप पढ़ रहे हैं तो इतना जान लो कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, और अच्छा उसी का हिंदी है, छात्र शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, उन्हें शिक्षक की योजना और संगठन के अनुसार ही क्या करना होता है, कार्य करना आवश्यक होता है। शिक्षक जो बोलेगा, जो भी प्लानिंग करेगा, वो चीज़ को स्टूडेंट्स एक्वायर्ड करते हैं। नेक्स्ट है इंटरवेनिंग वेरिएबल, हस्तक्षेप चर कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर मुझे लिखना था कंटेंट और एंड सिलेबस जो है इसका पार्ट होता है, ठीक है। द इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट इज परफॉर्म थ्रू दीज वेरिएबल्स, ठीक है। तो दीज वेरिएबल्स मतलब कंटेंट और सिलेबस, फिर से सुनो, जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में क्या होता है, अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन जो भी होता है वो कंटेंट और सिलेबस का ही इसके थ्रू ही होता है। शिक्षक और छात्र के बीच बातचीत इन चरों के माध्यम से की जाती है। इन चरों का मतलब है यहाँ पर कंटेंट और सिलेबस, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अधिगम मीन लर्निंग, टीचिंग मीन शिक्षण, और प्रक्रिया प्रोसेस, सभी को पता होगा। यहाँ पर जानने वाली बात ये थी, अधिगम को ही लर्निंग कहा जाता है।
तो बोला गया है बाईपोलर प्रोसेस। इससे पहले की भी क्लास में हम लोग देखे थे। तो सबसे पहले बाईपोलर किसने कहा है, तो एडम्स ने कहा है कि टीचिंग कैसा है या फिर एजुकेशन कैसा है, तो ये बाईपोलर है, द्विमुखी प्रक्रिया इन्होंने कहा है। तो उसमें कौन कौन इंक्लूड होंगे, पहले तो टीचर होगा और दूसरा कौन होगा, स्टूडेंट्स होगा। ये दोनों में से दोनों को ही एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई एक्टिव नहीं होगा, मान लो स्टूडेंट एक्टिव नहीं होगा, तो यहाँ पर टीचिंग नहीं हो सकता है। जितना भी आप कोशिश करो, शिक्षण सफलतापूर्वक आप नहीं करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसीलिए दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, ट्राईपोलर प्रोसेस यानी कि त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है, तो जॉन डीवी ने कहा है। इस बात को याद रखेंगे। अब इसमें शामिल कौन कौन होते हैं, तो टीचर होता है, स्टूडेंट्स होता है, और थर्ड जो है ये सिलेबस होता है। अब इन तीनों में से ये जो दोनों हैं, टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को टीच कराता है, लेकिन दोनों के बीच वो कौन शामिल होता है, किसके थ्रू ये दोनों का इंटरेक्शन होता है, तो सिलेबस या फिर यहाँ पर करिकुलम आप लिख सकते हैं, हाँ करिकुलम ही होगा, जो कि इसके थ्रू इन दोनों में इंटरेक्शन होता है। तो ट्राईपोलर जॉन डीवी ने कहा है। क्वाड्री पोलर प्रोसेस, इसका मतलब क्या है, क्वाड्री का मतलब होता है चार, है ना, क्वाड क्या होता है, चार होता है। अब इसमें शामिल कौन कौन से हैं, क्वाड्रीपोलर जो है ना अभी कहा जाता है, वैसे तो ट्राईपोलर को ही अधिक मान्यता दिया गया था उस टाइम में, लेकिन जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें कहा गया है कि क्वाड्रीपोलर प्रोसेस है टीचिंग। अब इसमें कौन कौन है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम टीचर को लेंगे, उसके बाद लर्नर यानी कि स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर, देन यहाँ क्या होगा, करिकुलम, और नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो एनवायरनमेंट, या फिर यहाँ पर आप ले सकते हैं सोशल। इन चारों का ही इम्पॉर्टेंट रोल है, किसमें, शिक्षण में, या फिर आप कह सकते हैं कि एजुकेशन में। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं शिक्षण के। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, टू ब्रिंग डिज़ायर चेंज इन स्टूडेंट्स, क्या होगा, विद्यार्थियों में इच्छा परिवर्तन लाना, ओके, जिससे उसका माइंड जो है वो कॉन्टिन्यूअस काम वर्क करता रहे, क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए वो, तो इसीलिए डिज़ायर चेंजेस होने चाहिए। डिज़ायर का मतलब इच्छाओं का परिवर्तन, ये नहीं कि आप जो सोचे हैं लाइफ में, करियर में कुछ करने का, तो वो नहीं, ठीक है। जैसे होता है ना कि कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, तो वो एक अलग है और यहाँ पर डिज़ायर अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मान लो टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये चेंज करते रहना है, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट है टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, टीचिंग क्या करता है, इसका नेचर क्या है, नेचर ही पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, हाँ उद्देश्य पढ़ रहे हैं। तो ये क्या करता है, टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, व्यवहार और आचरण को क्या करता है, ये शेप देता है, एक आकार देता है। टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, शिक्षार्थी को ये प्रेरित करता है, मोटिवेशन हम लोग पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है टू इम्पोर्ट नॉलेज, क्या करता है शिक्षण, तो ये इम्पोर्ट करता है किसको, नॉलेज को एक स्टूडेंट्स के अंदर में, ठीक है, ज्ञान आयात करना। टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों में सीखने के कौशल में सुधार लाना, ये शिक्षण का उद्देश्य ही है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, विश्वास का निर्माण करना और समाज को एक सामाजिक एवं कार्यकुशल सदस्य प्रदान करना। देखो शिक्षा या फिर शिक्षण का काम क्या है कि एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना या फिर एक अच्छे नागरिक बनाना समाज के लिए। ओके, नेक्स्ट है टू डेवलप सोशल एंड ह्यूमन वैल्यूज़ फॉर गुड ह्यूमन बींग, अच्छे इंसान के लिए सामाजिक और मानवीय मूल्यों का विकास करना ही शिक्षा का एक मेन या फिर हाँ मेन ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं। टू डेवलप एबिलिटी टू क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग, बच्चे कैसे क्रिटिकल और लॉजिकल सोच सकते हैं, इसको डेवलप करना ही शिक्षण का उद्देश्य है। आलोचनात्मक और तार्किक सोच की क्षमता का विकसित करना है, ठीक है। तो सबसे अच्छा पॉइंट ये लिख लेना, आप लोग याद कर लेना, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग ही हमारा मेन
मकसद है। बच्चे अपने जो भी मान लो कोई प्रॉब्लम आ गया उनकी लाइफ में, तो वहाँ से वो क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू या फिर लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू कैसे वहाँ से बाहर आ सकता है। तो ऐसी ऐसी एबिलिटीज़ को क्या करना है, डेवलप करना है बच्चों में। नेक्स्ट पॉइंट है लेवल ऑफ टीचिंग। शिक्षण के चर नहीं होगा यहाँ पर, स्तर होगा। ओके, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ये क्या है, टीचिंग के लेवल हैं। मेमोरी लेवल में हम क्या करते हैं, बस यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर छोटे बच्चे करते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों को क्या किया जाता है, रटाया जाता है, रटने पर फोकस किया जाता है। फिर बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनमें बोध स्तर यानी कि समझने की शक्ति उसमें आ जाती है, समझने के लेवल उसमें आ जाते हैं, और रिफ्लेक्टिव जो कि चिंतन स्तर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण सूत्र अथवा सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं। मैगजीम्स ऑफ और प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। अब पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर देखो, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना, यानी कि फ्रॉम नॉन टू अननोन। अब देखो यहाँ पर ज्ञान से अज्ञान का अज्ञात यानी कि फ्रॉम नॉन टू अननोन का मतलब क्या है, छात्रों के द्वारा जो भी पहले से ग्रहण किया गया उनका जो प्रीवियस नॉलेज है या फिर पूर्व ज्ञान है, उसको आधार बनाते हुए हम क्या करेंगे, उसमें कुछ नए नए नॉलेज या फिर नवीन ज्ञान प्रदान हमें कराना चाहिए। उसी को ज्ञात से अज्ञात कहा जाता है। आप मान लो कोई क्लास में गए हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको टॉपिक नहीं बोलना है। कभी भी आप क्लास में एंटर करो, टॉपिक बिल्कुल नहीं बोलना है। आपको पहले बच्चों के स्तर को समझना है या फिर ये चीज़ देखना है कि बच्चे पहले से कितना जानते हैं। फिर उसी को बेस बना करके आप क्या करेंगे, जो भी नया ज्ञान है उसको आप देंगे। नेक्स्ट है कि यहाँ पर सरल से जटिल की ओर। अब क्या है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर सरल विषय वस्तु अथवा विद्यार्थियों को प्रस्तुत करते हुए जटिल विषय वस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए। जो इजी है पहले उसको समझाओ ताकि बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप हो, जानने के लिए क्यूरियोसिटी हो, उसमें जिज्ञासु हो। तो उसके बाद आप जितना भी कॉम्प्लेक्स चीज़ बता देंगे ना, बच्चा उसको बहुत ही इजी वे में क्या कर लेता है, वो ग्रहण उस चीज़ को कर लेता है। अब है अनिश्चित से निश्चित की ओर। नेक्स्ट है यानी कि इनडेफिनिट से डेफिनिट की ओर हम जाएंगे। मूर्ति यहाँ पर नहीं होगा, मूर्त होगा, ठीक है। मूर्त से अमूर्त की ओर, फ्रॉम कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट, मूर्त का मतलब क्या होता है कि जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में पहले आपको बताना है। उसके बाद जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं जो बस हम क्या कहते हैं उसको इमेजिन कर सकते हैं, वैसी चीज़ों को आप बताएंगे। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, फ्रॉम सीन टू अनसीन और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो ये सेम ही चीज़ को डिनोट कर रहा है, ठीक है। जो हम देख रहे हैं उस चीज़ को पहले बताएंगे, उसके बाद इमेजिन करते हुए हम उसको अनसीन वाले चीज़ को बताएंगे। फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल हम बताएंगे, विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाएंगे, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ले जाएंगे। अब ये ना हम लोग को पढ़ना है, एक टॉपिक है टीचिंग मेथड, उसमें कौन कौन से हैं, तो उसमें विश्लेषण संश्लेषण हमें पढ़ना होगा, एनालिसिस और सिंथेसिस क्या है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि विश्लेषण विधि एक आएगा आपको जो कि है एनालिसिस मेथड। इसमें क्या होता है ना कि समस्या जो भी आपका प्रॉब्लम होता है उसको छोटे छोटे भागों में बांट करके हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको विश्लेषण विधि कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, बच्चों को छोटे छोटे भाग में कोई भी पार्ट पढ़ाना है तो छोटे छोटे भाग में बांट लेंगे, उसके बाद हम उसको अच्छे से पढ़ाएंगे। अब विश्लेषण विधि में क्या होता है, मान लो छोटे छोटे यहाँ पर टॉपिक्स हैं, कुछ भी टॉपिक्स है, उसको एक साथ आपको मर्ज करके बताना होगा, ठीक है। तो यही क्या है, ये संश्लेषण विधि है और इसको इंग्लिश में सिंथेटिक या फिर सिंथेसिस मेथड कहेंगे। छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें आपको सोचना है। नेक्स्ट है पूर्ण अंश की ओर, फ्रॉम होल अ पार्ट। तो ये 8 पॉइंट थे। अब यहाँ पर देखो शिक्षक के विद्यालय में भूमिका क्या है, रोल ऑफ टीचर इन स्कूल। बस थोड़ा थोड़ा आपको जान लेना है क्योंकि टीचर के बारे में अलग से हम लोग पढ़ेंगे,
कि एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए और उसकी क्या क्या रोल्स हैं। तो थोड़ा सा बस देख लेते हैं, इसका हेडिंग को ही पढ़ लेंगे, ठीक है। शिक्षक एक दार्शनिक होता है, टीचर एज ए फिलोसोफर। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर एज ए गाइड, गाइड भी करता है किसको, स्टूडेंट्स को शिक्षक, तो ये एक गाइड भी है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों का, शिक्षक जो है छात्रों का मित्र है, टीचर एज ए कहाँ गया, टीचर छात्रों का मित्र है, यहाँ पर वही होगा, टीचर एज अ फ्रेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक एक प्रबंधक होता है, टीचर कैसा होता है, तो ये मैनेजर होता है, मैनेज करने की कैपेसिटी भी उनमें होनी चाहिए या फिर होती है। शिक्षक एक नेता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इसमें होती है टीचर में, तो ये एक नेता है। शिक्षक एक शोधकर्ता, टीचर एज ए रिसर्चर। देखो आप एक टीचर हैं तो आपको रिसर्च करते रहना चाहिए नए नए टॉपिक पर, ठीक है, क्योंकि बच्चे कुछ भी पूछे तो आप उसमें स्टक ना हो, उस चीज़ को अच्छे से टैकल कर पाए। तो ये जो है एक शिक्षक का गुण होना चाहिए या फिर उनकी भूमिकाएं होनी चाहिए। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो भी यहाँ पर छूट गया है वो MCQ के थ्रू कवर हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। उतनी ही चीज़ों को आप पढ़ें जो कि एंट्रांस के लिए काम आएगा। बीएड जब आप करेंगे तो आपको डिटेल में तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और सेशन को अपने फ्रेंड्स में एक बार शेयर कर देना और धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जल्दी ही। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि पेपर का हमें यहाँ पर पैटर्न का पता चले कि किस तरह से क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है एग्ज़ाम में। किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पैटर्न का पता होना बहुत ज़रूरी है। पैटर्न का पता होगा तो इसमें आपके 5% मार्क्स बढ़ने के चांस हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आपको पैटर्न पता है और उस हिसाब से आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो 5% तो वो पैटर्न पता लगने से ये होता है, लेकिन वो अधिक चांस होंगे 90% करेक्ट होने के, ठीक है, जैसी आपकी तैयारी रहेगी। और कोशिश करना सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने का, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम फ़ी है और सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट में अगर आप लेते हैं तो उसका डबल से भी ट्रिपल बहुत अधिक उसमें फ़ी है, ठीक है। तो इस बारे में हम लोग बातचीत तो करते रहेंगे, बस सेशन को शेयर कर देना और सपोर्ट करो। सपोर्ट क्या ही करेंगे, सपोर्ट तो मैं आपका कर रही हूँ, तो शेयर कर देना, ठीक है।